नमस्ते दोस्तों, आज उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा, शिक्षकों के लिए आदर्श आचार संहिता। जिस प्रकार से लोकसभा के लिए एक आचार संहिता होती है, इसीलिए शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए भी आपको एक आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। अगर इस आदर्श आचार संहिता के आप कुछ पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको जो पेडागोजी है सिलेबस में, उसमें बहुत सहायक होगा। आपकी मेंटेलिटी उसकी जैसे हो जाएगी, उसकी तरह सोचने की हो जाएगी कि किस प्रकार से किस सिचुएशन में, जब सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं उनमें कैसे बिहेव करना है, उनमें मदद मिलेगी। इसी के लिए मुझे थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लगा और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप सभी के समक्ष है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरा देखेंगे तभी बेनिफिशियल है आपके लिए। पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं और इसमें जो है इसको देखना बहुत आपके लिए जरूरी समझता हूं। इसलिए चाहे वो पीजीटी के लिए हो, टीजीटी के लिए या फिर पीआरटी के लिए, तीनों ही विषय में आप अगर अप्लाई कि जिस तीनों विषय के आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उन तीनों के लिए ये उपयोगी है। तो मैं ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए सीधा वीडियो पर आता हूं। एक पीपीटी के माध्यम से इस वीडियो को हम समझेंगे और जानेंगे कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी है सर्विस में आने से पहले, और उसका शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या विकसित कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या सुझाव आपको अपेक्षित हैं, क्या और इसमें करेक्शन हो सकता है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा था वो है शिक्षकों के लिए आचार संहिता, जिसकी हम सभी शिक्षकों को इसकी जरूरत है, इसका पालन करने की। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स, जिस प्रकार से किसी चुनाव के होने से पहले आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है, उसी प्रकार से शिक्षक एक कर्मचारी होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते उसके भी अपने कर्तव्य हैं, तो उनकी ये आचार संहिता भी होती है। ये जो नियमावली है उसमें आर्टिकल नंबर 59 में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। हम देखते हैं, इनको समझते हैं किस तरीके से वर्णित की गई हैं। तो सर्वप्रथम इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय के संगठन के जो भी हैं सभी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1964 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी के विरुद्ध केंद्रीय सिविल सेवा सीसीए नियमावली 1965 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो जो नियमावली के कुछ जो नियम हैं, चुनिंदा नियम, उनको हम देखते हैं और उनमें से क्या क्या जो है शिक्षक को अपनाने चाहिए जो कि नियमावली में निर्दिष्ट है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी पीडीएफ के माध्यम से। तो इसमें बाइलिंगुअल है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सर्वप्रथम जो नियम है इसमें वो है, प्रत्येक अध्यापक अपने देखभाल में सौंपे गए, क्योंकि हमको बच्चे सौंपे ही जाते देखभाल के लिए, विद्यार्थियों के मन में उपदेश व उदाहरण द्वारा मातृभूमि के लिए प्रेम की भावना बैठाएगा। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना ये यहाँ पर मुख्य है। तो छात्रों में उपदेश के द्वारा हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नंबर 2 का इसमें नियम है, कुछ पॉइंट्स में हम इन नियमों को देख रहे हैं। नंबर 2 में इसमें नियम जो बताया गया है, प्रत्येक अध्यापक अपने देखभाल में सौंपे गए विद्यार्थियों के मन में उपदेश व उदाहरण द्वारा कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान पैदा करेगा। तो कानून के प्रति सम्मान, बच्चे को उद्दंडता अगर होती है तो कानून के प्रति क्या सम्मान की भावनाएं हो सकती हैं, कानून के प्रति बच्चे के अंदर सम्मान की भावना विकसित करना, ये एक शिक्षक का परम कर्तव्य है। बच्चा उद्दंड भी हो, आगे चल के कानून के प्रति सम्मान भी करे। तो ये हो गया। इसमें अग्रिम जो बिंदु है वो कह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक ऐसे सभी विद्यालय क्रियाकलापों का आयोजन करेगा और बढ़ावा देगा जो विद्यार्थियों के बीच विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करे। कुल मिला के सद्भावना वाली विकास को करने की बात कह रहे हैं। तो ब्रदरहुड को बढ़ाना, विश्व भाईचारे को बढ़ाने वाली भावना पैदा करे, इस तरीके की कोई एक्टिविटी आपको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला इसमें है, प्रत्येक अध्यापक अपने देखभाल में सौंपे गए विद्यार्थी के मन में उपदेश व उदाहरण द्वारा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देगा। किसी एक धर्म का, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस नजरिए से भी है क्योंकि आजकल धर्म के प्रति
बड़ी सामंजस्य की बड़ी कमी आ रही है, तो ऐसे समय में विद्यार्थियों को सहिष्णु बनाए रखना ये शिक्षक का एक परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से ये जो है ये पॉइंट इसमें डाला गया है। तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है सभी धर्मों के प्रति समभाव, और किसी एक धर्म को बढ़ावा देना या किसी एक ही धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए कक्षा शिक्षण के दौरान। इसी में अगला बिंदु है, कोई भी अध्यापक किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होगा या इस प्रकार की पार्टी के पक्ष में खुले में या कैमरे में कोई गतिविधि नहीं संचालित करेगा। ये जो मिसप्रिंट है कमरे में, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे आप लोग। वह किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी से संबंध नहीं रखेगा जिसे केंद्रीय विद्यालयों के उद्देश्य, लक्ष्य और प्रकारों के विरुद्ध घोषित किया गया हो। ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी में संलिप्तता जो केंद्रीय विद्यालय के लक्ष्य और प्रकारों के प्रति विरुद्ध घोषित की गई हो, उन सब में संलिप्त नहीं रहना है अपने को। भैया अपना काम करना है, पढ़ाना, पढ़ करके सीधा घर वापस आना, दूसरे दिन पढ़ाने की तैयारी करके दोबारा पढ़ाने जाना। राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमको सर्विस ढंग से करनी है तो राजनीतिक पार्टियों से बचना चाहिए, इनकी कमेंट से बचना चाहिए। व्यक्तिगत सबका अपना अपना व्यक्तिगत मन होता है, लेकिन उसको हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते हैं, सबका अपना अपना मत होता है। अध्यापक इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहेंगे कि, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं, इन सब चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा, आप भी आएंगे तब। उसके विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लें। देखिए, राजनीति में सक्रिय भाग लेने का मतलब है सक्रिय रूप से एकदम से राजनीतिक कमेंट करना और राजनीतिक पर्पज से ही क्लास में बोलना इत्यादि बहुत सारी चीजें जिसमें बच्चे सक्रिय रूप धारण कर लेते हैं, उससे उनको बचाना है। सक्रिय रूप में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुल मिला के राजनीतिक चर्चाओं से हमें कक्षा शिक्षण के दौरान बचना है। इसी में 7वां जो बिंदु है, कोई भी अध्यापक राज्य विधानमंडल या केंद्रीय विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। वह चुनावों में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने से पहले अपनी नौकरी से त्यागपत्र देगा। ये तो सर्वविदित है। आप किसी को चुनाव को लड़ना चाहते हैं तो उस चुनाव को लड़ने से पहले आपको विभागीय परमिशन, अनुमति के साथ साथ आपको अपना त्याग पत्र भी सौंपना पड़ता है। त्याग पत्र सौंपने के बाद ही आप किसी पार्टी से या किसी भी सीट से टिकट लेकर के चुनाव लड़ सकते हैं। त्याग पत्र देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ अग्रिम बिंदु पे हम लोग चलते हैं आगे। इसमें कहना चाह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक आधुनिक समाज में प्रचलित अस्वस्थ और बुरे रिवाजों और आदतों का विरोध करेगा और अपने विद्यार्थियों के दिमाग में सहयोग और समाज सेवा के उसूलों को बिठाने की पूरी कोशिश करेगा। इसमें एक बात ध्यान देने की ये है, विरोध करेगा, बुरे रीति रिवाजों, सबका बुरी आदतों का विरोध करेगा, लेकिन किसी भी एक धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को लेकर के हम जाति विशेष को लेकर के नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, बुरी आदतें हैं उनका विरोध हम कर सकते हैं और बच्चों को उसका विरोध करना सिखा सकते हैं। ठीक है, बुरे रीति रिवाजों का, है ना। उदाहरण के तौर पे यदि मैं कहूँ, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, जैसे हम सती प्रथा का हम पढ़ते हैं, सती प्रथा के बारे में, तो हम बच्चों को समझाते भी हैं पढ़ाने के दौरान कि जो है सती प्रथा का उस समय विरोध किया गया था क्योंकि ये बहुत ही सामाजिक कुरीति थी। ठीक है। दूसरा, जब हम भेदभाव की बात करते हैं तो ये बच्चों में समानता की भावना का विकास करना हमें सिखाना पड़ेगा। सभी समान होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, रंग रूप, जाति, इस तरीके के भेदभाव से बचेंगे वो सब। इस प्रकार से हम उन्हें एग्जाम्पल देते हुए ये समझा सकते हैं। लेकिन किसी धर्म विशेष की अगर टिप्पणी करते हैं तो ये क्वेश्चनेबल हो सकता है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसी के साथ आगे बढ़ें। अगला बिंदु है, उसमें कह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और भौतिक विकास के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करेगा और सहयोग प्राप्त करेगा। कुल मिला के आपके मन में जो है छात्र का विकास ही होना चाहिए। और विकास हम सब जानते हैं, विकास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं। विकास ही होना चाहिए, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो या नैतिक विकास हो। इसके लिए आपको अन्य लोगों की भी सहायता लेनी पड़े, जिसमें आप अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। अगर बच्चे का मानसिक
नैतिक विकास हो रहा है तो अभिभावक भी आपके सहायक बन सकते हैं। अन्य कोई समाज का व्यक्ति, आसपास के माहौल का या लोकल का कोई स्थानीय व्यक्ति भी आपके इसमें सहायक हो सकता है विद्यार्थियों के विकास में। तो ये सारी चीजें हमें विद्यार्थी के विकास के संदर्भ में ध्यान रखनी है अपने शिक्षण कालीन समय के दौरान। अगला इसी में बिंदु बात करेंगे, प्रत्येक अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों के साथ अपने संबंधों में पूर्णतः निष्पक्ष रहेगा। वह धीरे सीखने वालों के साथ विशेष तौर पर सहानुभूति रखेगा और मददगार रहेगा। ये पॉइंट स्पष्ट है, इसमें कुछ कहना तो नहीं। कुल मिलाकर के कुछ स्लो लर्नर होते हैं, धीरे सीखने वाले बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इनके प्रति सहानुभूति रवैया होना चाहिए, ना कि इनकी उपेक्षा का रवैया। अगर इनकी आप उपेक्षा करके आगे बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ने वाले जो बच्चे हैं, तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर के चलना होता है और सभी को साथ लेकर चला जाए तो ज्यादा उचित है। तो इसमें हमें निष्पक्ष रहना है, कभी भी किसी एक बच्चे के, पढ़ने वाले बच्चे के प्रति हमारी भावना ज्यादा अच्छी हो और ना पढ़ने वाले के प्रति हम उसको हमेशा डांटें या ऐसा करें, इस तरीके की चीजों से बचना है। ये इसमें इस बिंदु में ये कहना चाह रहे हैं। अगला जो 11वां बिंदु है, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, तो ये चीजें अगर स्पष्ट होंगी तो पेडागोजी की नींव यहीं से रखी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए। प्रत्येक अध्यापक अपनी पूरी जिंदगी न केवल स्वयं की बल्कि अपने छात्रों की जानकारी को बढ़ाने के लिए अध्ययन करेगा। अपडेट रहना, अपने ज्ञान को और नवीकरण करना, ज्ञान के अंदर जो है नई नई चीजों को ऐड करके बच्चों को सिखाना, स्टडी पर फोकस करना। वह अपने कार्य निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार फालतू बातों पर ध्यान दिए बिना विधि पूर्वक और सावधानी से नियोजित करेगा। वेल प्लान्ड और बड़ी सावधानी के साथ ये सारे काम करने हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। अध्यापक होने के नाते हर विद्यार्थी को अद्वितीय विकास के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में देखेगा। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ये तो हमने बीएड में भी सीखा है। सक्षम समाज में उसका एक उचित स्थान है, यह मानते हुए उसे सृजनात्मक और सहयोगी बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है, उसे सृजनात्मक बनाना है, उसे क्रिएटिव बनाना है, उसे नई नई चीजों सीखना, करना, सिखाना, ये सारी चीजें हैं उसमें। आगे इसमें है, प्रत्येक अध्यापक अपनी आदतों में आत्मसंयमी और सादा रहेगा। वह विद्यार्थियों के समक्ष तथा विद्यालय परिसर में धूम्रपान, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, धूम्रपान जैसी तंबाकू खाने अथवा अन्य अवांछनीय आदतों से बचेगा। ये सारे कुछ मित्र आप में हो सकते हैं, ये हो जाता है, कभी कभी आदतें होती हैं। तो धूम्रपान इत्यादि करना, ऐसी चीजों से बचना है आपको, धूम्रपान नहीं करना है, ठीक है। तंबाकू इत्यादि का सेवन विद्यालय प्रांगण में तो बिल्कुल ना करें। वैसे तो आप अपने जीवन से इन सब चीजों को निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम विद्यालय प्रांगण में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है ये चीजें। तो इन सब चीजों से बचें। इसी में अगला बिंदु है, प्रत्येक अध्यापक का एक अनुकरणीय नैतिक चरित्र होना चाहिए। अनुकरणीय से तात्पर्य है बच्चे जिसे अनुकरण कर सकें, ऐसा आपको एक उनके सामने ऐसा पेश होना है। उसका विद्यालय में या बाहर विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी या विद्यालय की बदनामी हो। इसमें एक बात ऐड कर दी है, ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूं ये है विपरीत लिंग के प्रति। यदि आप महिला शिक्षक हैं तो पुरुष शिक्षक के प्रति, यदि आप पुरुष शिक्षक हैं तो महिला के प्रति, या शिक्षक नहीं और सामान्य जनों में भी विपरीत लिंग के प्रति सदस्यों के साथ व्यवहार बिल्कुल सभ्य व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं हो जिससे ऐसा कहा जा रही तो विद्यालय के शिक्षक ऐसे ही होते हैं। तो विद्यालय की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यालय की बदनामी होती है तो इसमें आप पर एक्शन लिया जा सकता है या आपको कहा जा सकता है इसके लिए। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। अगला बिंदु इसी में कह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक को अपने व्यवसाय को बताने में गर्व होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं किसी से कहता हूं मैं शिक्षक हूं, और केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक कहने में तो मुझे हमेशा गर्व ही हुआ है, और उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो आप सभी स्वीकार करेंगे। यदि आप शिक्षक बनने के मन में सोच लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में रहती है कि कहीं ना कहीं ये जो पद मिला है हमें, इसकी गरिमा बनी रहे और इसकी जो है इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। अगला बिंदु देख लेते हैं, बहुत सरल सा है ये। प्रत्येक अध्यापक को विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का समर्थन करना चाहिए या समर्थक होना चाहिए।
उसे अपने में और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने चाहिए। लॉजिकली थिंकिंग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका तात्पर्य है बच्चे सोच करके करके सीखें, ऐसे दृष्टिकोण का विकास करें, अंधविश्वास वाली बातें उनमें ना हो, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी काम करके सीखें। और ये से तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी सही मानता हूँ, ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास इत्यादि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बिल्कुल होना चाहिए बच्चों में। बहुत ही अच्छी बात है ये होना, अगर होता है। आगे इसमें कहना चाह रहे हैं, कोई भी अध्यापक परीक्षाओं या अन्य स्कूल गतिविधियों से जुड़ी बातों में किसी भी दुराचरण में लिप्त नहीं होगा या बढ़ावा नहीं देगा। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कह रहे हैं परीक्षाओं या अन्य स्कूल गतिविधियों, परीक्षाओं से तात्पर्य है जैसे आप परीक्षा के इंचार्ज बना दिए जाते हैं। मैं मानता हूं, चलिए एग्जाम डिपार्टमेंट को आपका इंचार्ज बना दिया गया। अब आपका कोई प्रिय छात्र या छात्रा है, क्लास में सबके कोई ना कोई अच्छे होते हैं बच्चे, तो कभी कभी प्रिय हो जाते हैं। आपको आया प्रिंट होने के लिए आपके पास एक पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके पास प्रिंट होने आया। आपने थोड़ी सी पक्षपात दृष्टि, दुराचार वाला थोड़ा सा आचरण किया और उस पेपर प्रिंट का आपने अपने प्रिय छात्रा को भेज दिया, या प्रिय छात्र को वो भेज दिया। तो जब आप छात्रा के या छात्र के पास गया तो वो आपकी संलिप्तता इसमें आ गई दुराचरण में। ये दुराचरण में, इसमें नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। ये ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, और भी अन्य गतिविधियों में भी इस तरीके से आपको निष्पक्ष भाव से रहना है, तो बढ़ावा इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। अग्रिम इसमें बात कहना चाह रहे हैं, संस्थान और विभाग से संबंधित गोपनीय मामले को कोई भी अध्यापक किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा। बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन को अन्य किसी व्यक्ति को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल मैटर को नहीं बताया जाता है, ये तो कॉमन सी बात है। कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन या अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्राइवेट ट्यूशन करना बिल्कुल भी, जिस प्रकार से एक डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक खोलना मना होता है, इसी प्रकार से एक अध्यापक को प्राइवेट ट्यूशन करना मना होता है। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अध्यापक को एक अच्छा खासा वेतन मिलता है, तो ये सारी चीजें आप नहीं करें तो ही बेहतर है। इसमें मैं अपना व्यक्तिगत एक पॉइंट रखना चाहूंगा। यदि आपके छात्र को, मैं इसमें ट्यूशन में थोड़ा सा वित्तीय लेन देन वाली बात आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं जब आप बिना किसी लेन देन के स्वेच्छा से ऐसे ही पढ़ाते हैं सहायता के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए आपको कोई भी संगठन नहीं रोकता। बिना वित्तीय लेन देन के निःशुल्क शिक्षा के लिए आप कैसे भी देते हैं उसे, तो ये किसी को कोई नहीं रोक सकता इसको। हाँ, लेकिन अगर वित्तीय लेन देन होता है तो इसके लिए बिल्कुल भी मना किया जाता है। इसको आप नहीं करें तो ही बड़ा बेहतर होगा। आगे वाले बिंदु पे चलते हैं हम लोग। आगे इसमें कहना चाह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक चुस्त दुरुस्त रहेगा, है ना, फिट रहेगा। कहने का तात्पर्य, वह ड्यूटी पर ऐसे वस्त्र धारण करेगा जो साफ एवं सलीकेदार हो। वह किसी भी सूरत में इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनेगा कि वह विद्यार्थियों और अपने सहकर्मियों के सामने फुअड़ लगे या मजाक का या दया का पात्र बने। तो पहनावे को लेकर के ये मात्र कोई ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है जो आपको केबी या कोई भी ऐसा संस्थान आपको ये कहता है कि इस तरीके का ड्रेस कोड आप पहन करके आइए, कोई नहीं। हाँ, लेकिन शालीन कपड़े होने चाहिए, है ना। किसी के सामने आप ऐसे ना असहज महसूस ना करें, या कोई व्यक्ति आपके कपड़ों को देखकर असहज महसूस ना करे। शालीन पहनावा होना चाहिए वेशभूषा पे, बस यही कहा गया है। एक शिक्षक की तरह हमें पहनावा होना चाहिए। आगे इसी में बात कह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक कक्षा में समय पर उपस्थित होगा, साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा सौंपे गए कार्य समय पर पूरा करेगा। ये बात मैं यहाँ पे थोड़ा इसको समझाना चाहूंगा कि देखिए, लोकल अथॉरिटी या कहिए हमारी जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो हमारे प्राचार्य। प्राचार्य ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हम डायरेक्ट किसी डीसी या एसी या कमिश्नर इन सब के पास, अधिकारियों के पास नहीं जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारी, तो ये इन्हीं के पास हमें अपनी बात को लेकर के रखना है। तो इनकी बात को हमें मानना है और इनका पालन करना है, इनकी बात का पालन करना जो कि स्कूल के संदर्भ में है
वो हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि यही हमारी लोकल अथॉरिटी है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि वह टीम का एक सदस्य और विद्यालय की सामूहिक गतिविधि के विकास में सहयोग देगा। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद कर रहा हूं मैं ये आपको पॉइंट सभी समझ में आ रहे हैं। प्रत्येक अध्यापक विद्यालय के नियम और विनियमों का पालन करेगा और संगठन के अधिकारियों का सम्मान करेगा तथा वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का पूरी मेहनत से पालन करेगा। आपसे जो भी वरिष्ठ हैं, जैसे आप, मैं मान के चलता हूं आप एज अ टीजीटी सेलेक्ट होकर के आते हैं, मैं क्योंकि टीजीटी के लिए फोकस हूं अभी इस समय, तो टीजी के लिए बात कर लूं। एज अ टीजीटी सेलेक्ट होकर के आते तो जो आपसे सीनियर है, सबसे पहले तो पीजीटी ही सीनियर है, ये सीनियर है आपसे। पीजीटी के बाद अगर बड़ा विद्यालय है तो आपको वीपी मिलेंगे, वाइस प्रिंसिपल सर मिलेंगे। अगर वाइस प्रिंसिपल सर के साथ साथ आपको प्रिंसिपल सर, ये आपके सीनियर हैं। इनकी बात जो कि विद्यालय के संदर्भ में है वो आपको माननी है, माननी ही चाहिए, क्योंकि ये नियम भी कहता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियों और उनके माता पिता के साथ किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं करेगा। वही बात मैं दोबारा बता रहा हूं, आर्थिक लेन देन से तात्पर्य वही है। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यालय के प्रभुत्व के गलत प्रयोग से बचेगा। यानी कि व्यक्तिगत जरूरतों को आप विद्यालय की चीजों से पूरा नहीं कर सकते हैं। वह अपने निजी मामले सामान्यतः इस प्रकार निपटाएगा कि उसे अपने स्रोत से अधिक ऋण न लेना पड़े। यदि आप अपनी निजी जरूरतें पूरा कर रहे हैं तो अपने ही स्रोत के अंदर रह करके, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसी के अंतर्गत रह करके आप अपनी जरूरतों को पूरा करिए, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। कोई भी अध्यापक संगठन की पूर्व अनुमति लिए बिना कोई पाठ्य पुस्तक या कुंजी या उनके तैयार करने में सीधे या परोक्ष रूप में मदद नहीं करेगा या इस प्रकार के प्रकाशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या है, ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जब किसी पब्लिकेशन में कोई शिक्षक अपनी पाठ्य पुस्तक या प्रिंट करवाता है, कोई पुस्तक को प्रिंट करवाता है, तो उसमें क्या होता है कि संभावना पूरी है कि उसने प्रश्न पत्र बनाया हो। मान करके चलते हैं उसी ने प्रश्न पत्र बनाया हो, पाठ्य पुस्तक पब्लिश कर दी, तो पूरी संभावना है कि वो प्रश्न पत्र को नजर में रख करके प्रश्न पत्र को और वो पुस्तक का निर्माण करेगा, अपनी विषय की पुस्तक का। ये एक संभावना हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए। और ऐसी ही अनेक संभावनाएं हैं जिससे इसमें इसकी सूचिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। तो इसलिए ये सब चीजें, और कभी कभी ये चीजें व्यक्तिगत लाभ के लिए भी हो सकती हैं, जो कि संगठन बिल्कुल भी मना करता है। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, ना ही परोक्ष रूप से ना ही प्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप में इसमें मना किया गया है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सारे पॉइंट्स देखने चाहिए। उम्मीद है अगर चाहें तो आप नोट्स के रूप में बना भी सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी की मैं तो भूमिका बना रहा हूं आपके लिए। कोई भी अध्यापक किसी भी प्रकाशन फर्म ट्रेडर के लिए क्रय एजेंट या प्रचारक के रूप में काम नहीं करेगा। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कक्षा में, अब हमारे कोई मित्र है बढ़िया, कोई फर्म ट्रेडर है या कुछ है, तो बच्चों से कह देंगे बच्चों पुस्तकें आपको एबीसी प्रकाशन की लेनी है, ऐसा बच्चों से हम कह दें, उसमें अच्छा है। तो क्या होता है ये अगर वैसे हो सकता है, पॉसिबल है ये, लेकिन क्या होगा इससे, आप इस एबीसी प्रकाशन जो भी XYZ, इसका आप क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और ये प्रचार के लिए मंच आपको नहीं दिया गया है, आपको शिक्षा का प्रसार करना है, ना कि किसी पुस्तक या पब्लिकेशन का। तो ये चीजें, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। आगे इसमें कहना चाह रहे हैं, कोई भी अध्यापक संगठन से बाहर किसी नौकरी या कार्य के लिए सीधे आवेदन नहीं करेगा, वह अपने आवेदन पत्र हमेशा उचित माध्यम से भेजेगा। देखिए आप केबी में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। केबी में आने के बाद क्या करेंगे, आप टीजीटी में जैसे हैं तो आप समकक्ष टीजीटी के लिए अप्लाई ना ही करें, क्योंकि समान पोस्ट हो जाती है किसी स्टेट वगैरह में। इसके लिए भी प्रावधान है, इसको हम चर्चा करेंगे। पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो इसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आपको परमिशन लेनी होगी। पूर्व अनुमति के बाद ही आप फॉर्म भरिए। पूर्व अनुमति लेकर के प्राचार्य से ली जा सकती है। कभी किन्हीं केसों में प्राचार्य नहीं देते हैं तो वो डीसी, जो आरओ के डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, उनको रेफर करते हैं, वहां से परमिशन होके आ जाती है। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे उचित माध्यम से, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आगे हम इसमें बढ़े हैं तो आगे पॉइंट्स में 27 में लिखा है, कोई भी अध्यापक बिना उचित माध्यम के अपनी शिकायत यदि कोई हो प्रस्तुत नहीं करेगा, ना ही किसी गैर सरकारी कर्मचारी के लिए प्रचार करेगा,
अथवा विद्यालय में अपनी सेवा से संबंधित किसी मामले में बाह्य प्रभाव डालेगा अथवा सहायता लेगा। ये सारी चीजें हैं। बाह्य दबाव, अगर लोकल में आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लोकल के ही व्यक्ति हैं, तो आप विद्यालय पे बाह्य प्रभाव नहीं डाल सकते, बाह्य दबाव नहीं डाल सकते, ये इसमें कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक अध्यापक विद्यालय की संपत्ति और फंड यदि उसके पास है तो वह विद्यालय की धरोहर के रूप में समझेगा और उसकी हिफाजत उसी प्रकार से करेगा जैसे वह अपनी संपत्ति और फंड के संबंध में करता है। तो विद्यालय की जो संपत्ति है वो हमारी खुद की संपत्ति के रूप में हमें उसे देखना चाहिए, उसी तरीके से उसकी रखरखाव, उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसी तरह से उसका प्रयोग भी करना चाहिए। कोई भी अध्यापक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अथवा उसके स्थान पर उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति, किसी विद्यार्थी, उसके माता पिता से विद्यालय में अपनी पोजीशन की हैसियत से संपर्क में आए किसी व्यक्ति से केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1964 के नियम 13 के तहत प्रावधानों के अतिरिक्त कोई ऑफर या उपहार, ये ऑफर लिखा हुआ है, इसको आप लोग उपहार पढ़ें, गिफ्ट स्वीकार नहीं करेगा या स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। देखिए ये यहाँ थोड़ा सा क्या है, आप जब शिक्षक हैं तो जो नियमावली में, अब कोई बच्चा आपको पेन दे रहा है, पेन ज्यादातर बच्चे शिक्षक दिवस पे पेन देते हैं, डजंट मैटर, पेन अच्छी चीज है, बच्चे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कोई क्या करता है, इस पेन की जगह थोड़ा सा और थोड़ा हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं। पेन, अभिभावक कोई हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए आपको 5,000 रुपये या कहूँ मैं 10,000 रुपये का कोई बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं आपको स्कूल में आकर के। तो ये स्वीकार्य नहीं होगा विदाउट प्राचार्य परमिशन, विदाउट प्रिंसिपल परमिशन, और फिर होगा भी नहीं क्योंकि ये वित्तीय लेन देन में आ गया है इतना बड़ा ऑफर आप, क्योंकि ये केंद्रीय सिविल सेवा के आचरण में नहीं है। ठीक है, ये अगर आपको बच्चे का रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए इतना महंगा उपहार है तो बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत चीजें अलग होती हैं और सामूहिक सार्वजनिक चीजें अलग होती हैं, उनको ध्यान में रखकर ही काम करना है। वीडियो लगभग आज बड़ी होने वाली है क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कोई भी अध्यापक संगठन की पूर्व अनुमति लिए बिना अपने नाम से, नाम या छद्म नाम से रेडियो पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा, कोई वक्तव्य नहीं देगा या दस्तावेज प्रकाशित नहीं करेगा जिसका केंद्र सरकार, कहने का तात्पर्य है आप कोई भी ऐसा गोपनीय दस्तावेज प्रकाशित नहीं कर सकते जो आपने अपने विभाग से लिया हो और जिससे सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगता हो, सरकारी कामकाज में विघ्न आता हो। आगे कहना चाह रहे हैं, कोई भी अध्यापक सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी अंशदान या नकद वस्तु के रूप में कोई चीज नहीं लेगा। ठीक है, स्पष्ट है बात। और इसमें प्रत्येक अध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर करे, सामान्य सी बात है। भारत की धर्म, भाषिक और प्रादेशिक या वर्ग विभिन्नताओं से ऊपर लोगों में एकता और भाईचारे की सामान्य भावना को बढ़ावा दे, बिल्कुल सही है। नारी का सम्मान करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीयता, जांच परख तथा सुधार की भावना को बढ़ावा दे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करें। बहुत कॉमन सी बातें हैं ये तो। बच्चों की उपलब्धियों को बढ़ाना है लगातार। यदि आपको किसी कारण किसी केस में न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो इसकी भी सूचना आपको तुरंत देनी चाहिए कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। न्याय तो अगर ये नहीं देते हैं तो ये एक नया अपराध आपका माना जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं। प्रत्येक निष्ठावान रहना ड्यूटी के प्रति, ऐसा कुछ नहीं करना जो अशोभनीय हो। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, मैं एक अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं जो कि सभी शिक्षकों को बिल्कुल भी फॉलो करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, ये ऐसा पॉइंट है जो आपकी नौकरी भी ले सकता है और आपको अच्छी से, अगर आप इससे बचे रहे तो आप अच्छी से अपनी सर्विस को पूरा कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एक शिक्षक को एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। उसे बच्चों के प्रति नैतिक गतिविधियों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा करेक्शन है, इसको भी देखते हैं। उन्हें महिला विद्यार्थियों और महिला शिक्षकों से उचित दूरी बन रखनी चाहिए, है ना, उचित दूरी। महिला शिक्षकों में जो एक निश्चित गैप होता है उसको मेंटेन करते हुए, बच्चे सभी प्यारे होते हैं, सभी बच्चों को प्यार करना चाहिए, उन्हें स्नेह से रखना चाहिए, उन्हें स्नेह से पढ़ाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक महिला बच्चे जो मतलब जो है गर्ल्स हैं, मैं गर्ल्स की बात करूं, उनसे एक निश्चित गैप रखने की बात होती है, तो वो जरूर होना चाहिए। इसमें पहला कह रहे हैं शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए, शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। मांग या यौन एहसान के लिए कोई अनुरोध करे
यौन रंग की टिप्पणियों पर करना, किसी भी तरह का अश्लील साहित्य दिखाना, है ना, पोर्नोग्राफी इत्यादि की बात की जा रही है। यौन स्वभाव के किसी भी अन्य अप्रिय शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण के प्रति इन्होंने यहाँ पर किया, इन सब चीजों से बचना चाहिए, है ना। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, इन सब चीजों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक अध्यापक के लिए आदर्श आचार संहिता जो है उसमें बताई गई हैं, और इन सब चीजों का हमें पालन करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे शिक्षक कहलाने के लायक हैं, और अच्छे शिक्षक तभी हम माने जाते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। और अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही, आपके लिए शिक्षाप्रद रही, तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ही वीडियो आपकी तैयारी के लिए मिलती रहेंगी। और पेडागोजी के लिए ये सबसे बड़ा नींव हो सकती है कि ऐसी मेंटेलिटी के साथ आप पेडागोजी को पढ़ें जिसमें छात्र हित की सारी बातें की गई हैं। तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है, इसको अच्छे से देखिए। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट लगा है तो लिख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा, इससे आपकी मेंटेलिटी चेंज होगी और बच्चे के प्रति सोचने का नजरिया भी परिवर्तन आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।